आज का हमारा प्रकरण है काव्य दोष। काव्य दोष की सर्वप्रथम हम परिभाषा देखेंगे कि काव्य के रस आस्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही काव्य दोष कहलाते हैं। अब यहाँ ये शब्द देखो, रस आस्वादन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये देखो रस प्लस आस्वादन, यानी रस का अर्थ होता आनंद। काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद में बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। काव्य के रस आस्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही काव्य दोष कहलाते हैं। या सामान्य रूप से आसान भाषा में आप ये याद रख सकते हो कि काव्य को पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंदानुभूति में बाधक तत्व ही काव्य दोष कहलाते हैं। ये तो इसकी सामान्य रूप से परिभाषा थी, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख लो अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में काव्य दोषों के बारे में कहा गया है, उद्वेग जन को दोष है। उद्वेग जन को दोष है, ये बात अग्नि पुराण में कही गई है। और इसका अर्थ क्या है? काव्य में उद्वेग का जनक ही या उद्वेग को उत्पन्न करने वाले तत्व है। उद्वेग का जनक ही काव्य दोष है। उद्वेग को उत्पन्न करने वाले तत्व ही काव्य दोष है। ये बात अग्नि पुराण में जो काव्य दोष की परिभाषा दी गई है, वो है उद्वेग जन को दोष है। यानी काव्य में उद्वेग का जनक ही काव्य दोष है। उसके बाद यदि इसी को ये कहें उद्वेग को उत्पन्न करने वाले तत्व ही काव्य दोष है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अग्नि पुराण के अनुसार काव्य दोष की क्या परिभाषा है, या ये दे देंगे उद्वेग जन को दोष है। कथन है वो किसका है? अग्नि पुराण का है, आचार्य वामन का है, कविदेव का है, या जो विश्वनाथ का है, या अग्नि पुराण का है? अग्नि पुराण एक ग्रंथ का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो परिभाषाएं हो गई। ये जो परिभाषा है ये हमारी सामान्य रूप से है, ये किसी विद्वान के अनुसार नहीं है। सामान्य रूप से परिभाषा है कि काव्य के रस आस्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही काव्य दोष कहलाते हैं। अग्नि पुराण में है उद्वेग जन को दोष है, यानी काव्य में उद्वेग का जनक ही काव्य दोष है, या उद्वेग को उत्पन्न करने वाले तत्व ही काव्य दोष है। इसके बाद देखते हैं अगली परिभाषा।
अगले जो विद्वान हैं उनके अनुसार देखते हैं, भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। आपको सभी की परिभाषाओं के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद है आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट के अनुसार और इन्होंने जो परिभाषा देते हुए कहा है कि काव्य के मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व, बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही काव्य दोष है। काव्य दोष है आचार्य मम्मट के अनुसार। काव्य के मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही काव्य दोष है। फिर अगला देखो वामन के अनुसार। वामन के अनुसार गुण के विपरीत तत्व ही, गुण के विपरीत तत्व ही दोष है। गुण के विपरीत तत्व ही दोष हैं। ये किसने कहा? आचार्य वामन ने। मम्मट ने क्या कहा? काव्य के मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही काव्य दोष है। अग्नि पुराण में क्या कहा गया? उद्वेग जन को दोष है। फिर अगले विद्वान के अनुसार देखो, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। विश्वनाथ के अनुसार और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षक तत्व ही, रस के अपकर्षक तत्व ही काव्य दोष है। ये किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि रस के अपकर्षक तत्व ही काव्य दोष है। तो ये तीन विद्वानों के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही काव्य दोष हैं। वामन के अनुसार गुण के विपरीत तत्व ही काव्य दोष हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षक तत्व ही काव्य दोष हैं। ये आप अग्नि पुराण के अनुसार उद्वेग जन को दोष है और इसकी सामान्य परिभाषा हमने देख ली कि काव्य के रस आस्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व ही काव्य दोष है। अब एक और महत्वपूर्ण है, वो देखते हैं आचार्य केशव के अनुसार। आचार्य केशव के अनुसार आचार्य केशव के अनुसार आचार्य केशव के अनुसार और इसमें देखो आचार्य केशवदास का बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इन्होंने काव्य दोष के बारे में कहा है, रंचक दोष में राज्य
रंचक दोष नैराजयी कविता बनीता मित। रंचक दोष नैराजयी कविता बनीता मित। बूंदक हाला बूंदक हाला परत ज्यो गंगा घट। बूंदक हाला परत ज्यो गंगा घट अपवित्र। आचार्य केशव के अनुसार रंचक दोष नैराजयी कविता बनीता मित। बूंदक हाला परत ज्यो गंगा घट अपवित्र। ये कई बार ये पंक्तियां देके ये पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियां हैं किसकी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना किसकी हैं, केशव की हैं और काव्य दोष के संबंध में है। और काव्य दोष में देखो रंचक यानी थोड़ा सा यानी थोड़ा सा दोष भी। राजयी यानी शोभा नहीं देता है। थोड़ा सा दोष भी किस किस में शोभा नहीं देता, कविता बनीता और मित्र में। यानी मित्र हो, स्त्री हो या कविता हो, इसमें थोड़ा सा यदि कोई दोष है तो वो किसके समान है। देखो आचार्य केशव के अनुसार रंचक दोष नैराजयी कविता बनीता मित्र। बूंदक हाला परत ज्यो गंगा घट अपवित्र। आचार्य केशव ने काव्य दोष के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि रंचक यानी थोड़ा सा, दोष नैराजयी यानी थोड़ा सा दोष भी शोभा नहीं देता, कविता बनीता और मित्र में। यानी मित्र, स्त्री और कविता तीनों में ही थोड़ा सा दोष भी शोभा नहीं देता है। कैसे नहीं देता है। बूंदक हाला परत ज्यो, बूंदक यानी बूंद, हाला यानी मदिरा, गंगा आप जानते ही हैं, घट यानी आप जानते हैं, अपवित्र यानी अपवित्र। कि जिस प्रकार मदिरा की एक छोटी सी बूंद भी गंगा घाट को अपवित्र कर देती है, वैसे ही थोड़ा सा दोष है वो भी कविता में शोभा नहीं देता है। ये बात आचार्य केशव के अनुसार आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। तो ये हमारी काव्य दोष संबंधी परिभाषाएं थी। काव्य दोष संबंधी भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार हमने परिभाषाएं देखी हैं। एक बार आप अच्छे से याद कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ने पर आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद है काव्य दोष की संख्या। काव्य दोष की संख्या, इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले काव्य दोष की चर्चा करने वाले विद्वान कौन है, भरत मुनि। ये ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले काव्य दोष की चर्चा करने वाले विद्वान हैं भरत मुनि, और इन्होंने काव्य दोषों की संख्या मानी है 10।
काव्य गुणों की संख्या भी 10 ही मानी थी और काव्य दोष की संख्या भी कितनी मानी है? 10। लेकिन एक महत्वपूर्ण विद्वान का नाम आता है, वो है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने काव्य दोष 90 काव्य दोष बता दिए। ये आप ध्यान रखें कि आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों की संख्या मानी है 90 और इन 90 काव्य दोषों को 5 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोषों की चर्चा की है, तो 90 काव्य दोषों की चर्चा की और इन 90 काव्य दोषों को 5 भागों में बांटा है। तो देखो ये 5 भाग आपको याद रखने हैं। और पहला है पदगत दोष। पदगत दोष। फिर दूसरा आपका है वो है पदान। आचार्य मम्मट ने 90 काव्य दोष माने हैं और इन 90 काव्य दोषों को 5 वर्गों में बांटा है, यानी 5 भाग किए हैं। पहला पदगत दोष, दूसरा पदांशगत दोष, तीसरा वाक्यगत दोष, वाक्यगत दोष और चौथा आपका अर्थगत दोष। और 5वां है रसगत दोष। रसगत दोष। आचार्य मम्मट ने 90 काव्य दोष मानते हुए उन 90 को 5 वर्गों में बांटा है। पदगत दोष, पदांशगत दोष, वाक्यगत दोष, अर्थगत दोष और रसगत दोष। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, एक बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा दोष है वो काव्य को प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने में बाधा पहुंचाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, रसगत दोष है वो प्रत्यक्ष रूप से रसास्वादन में बाधा पहुंचाता है। बाकी ये 4 हैं, ये चारों अप्रत्यक्ष रूप से रसास्वादन में बाधा पहुंचाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको बार बार पढ़ना है और याद रखना है कि भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों की संख्या 90 बताते हुए इन 90 को 5 वर्गों में विभाजित किया है। पदगत दोष, पदांशगत दोष, वाक्यगत दोष, अर्थगत दोष, रसगत दोष और फिर इन 5 वर्गों में भी आपको ध्यान रखना है कि रसगत दोष है वो प्रत्यक्ष रूप से रसास्वादन में बाधा पहुंचाता है, बल्कि ये 4 अप्रत्यक्ष रूप से रसास्वादन में बाधा पहुंचाते हैं। ये बात है आचार्य मम्मट के अनुसार। भरत मुनि ने कितने माने? 10। अब देखते हैं आगे। अब आगे आपको जो ध्यान रखना है वो है काव्य दोष के प्रकार। आपको यदि परीक्षा में पूछा जाए कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं,
तो आपको उत्तर करना है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। काव्य दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, ये देखेंगे। तो पहला तो है पदगत दोष। पदगत दोष या इसे शब्द दोष भी कह सकते हो, शब्द दोष। फिर दूसरा अर्थगत दोष, अर्थगत दोष। और तीसरा आपका है रस दोष। मुख्य रूप से काव्य दोषों को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी काव्य दोष हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पदगत दोष या शब्द दोष, अर्थगत दोष और रस दोष। आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पदगत दोष या शब्द दोष, अर्थगत दोष और रस दोष। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि भरत मुनि ने काव्य दोष कितने माने, तो आपका उत्तर होना चाहिए कितने माने हैं, 10। ये पूछ लिया जाए आचार्य मम्मट ने काव्य दोष कितने माने हैं, तो काव्य दोष कितने माने हैं, 90। फिर ये पूछ लिया जाए कि आचार्य मम्मट ने इन 90 काव्य दोषों को कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है, 5 वर्गों में विभाजित किया है। और ये पूछ लिया जाए कि काव्य दोष के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तर 3 करना है। 3 ये आपके सामने लिखे हुए हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार आ जाए तो 90 कितने भागों में बांटा, 5 में। भरत मुनि का नाम आ जाए तो 10। और यदि किसी विद्वान का नाम नहीं आए तो आपको निश्चित रूप से कितना करना है, 3 नाम आपके सामने लिखे हुए। अब इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि पदगत दोष किसे कहते हैं। पदगत दोष या शब्द दोष। पदगत दोष या शब्द दोष। पदगत दोष या शब्द दोष। और पदगत दोष या शब्द दोष में आपको ये जानना है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द या पद में प्रयुक्त दोष को ही पदगत दोष कहा जाता है। दोष कहा जाता है। ध्यान ये रखना है कि हमें कैसे पता चले कि यहाँ पदगत दोष ही है, तो उसमें ये ध्यान रखोगे आप कि वाक्य में जिस शब्द में, जिस शब्द या पद में दोष है, उस शब्द के स्थान पर, उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या
समानार्थी शब्द रख देने पर दोष समाप्त हो जाता है, दोष समाप्त हो जाता है। या दूसरा ये ध्यान रखेंगे, शब्द को थोड़ा सा बदल देने पर दोष समाप्त हो जाए, दोष समाप्त हो जाए, वहां पदगत दोष होता है, पदगत दोष होता है। उदाहरण से समझो, और वो यही देखो, खिले फूल सब गिरा दिया है। ये उदाहरण आपके सामने कि खिले फूल सब गिरा दिया है। ये पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि इसमें दोष है, और दोष है तो देखो इसको थोड़ा सा बदलेंगे, यानी शब्द को बदल देंगे। इस शब्द में दोष है तो यहां आ जाएगा दिए हैं, और ये हो जाएगा कि खिले फूल सब गिरा दिए हैं, और दोष दूर हो जाएगा। यानी शब्द को थोड़ा सा बदल देने से, या शब्द जिस शब्द में दोष है उस शब्द में, उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर वो दोष समाप्त हो जाए। वहां कौन सा दोष होता है? पदगत दोष या शब्द दोष होता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पदगत या शब्द दोष किसे कहते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द या पद में प्रयुक्त दोष को ही पदगत दोष कहा जाता है। वाक्य में जिस शब्द या पद में दोष है, उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर, समानार्थी शब्द रख देने पर दोष समाप्त हो जाता है। फिर शब्द को थोड़ा सा बदल देने पर भी दोष समाप्त हो जाए, वहां कौन सा दोष होता है? पदगत दोष होता है। उदाहरण, खिले फूल सब गिरा दिया है। इसमें तो दोष है, लेकिन इसमें जिस शब्द में दोष है उस शब्द को थोड़ा सा बदल देने से ही वो दोष दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ कौन सा दोष है? यहाँ पदगत दोष है। इसके बाद इसी का एक रूप और है, वो है वाक्यगत दोष। तो वो देखो, वाक्यगत दोष, वाक्यगत दोष। और वाक्यगत दोष में देखो, वाक्यगत दोष, ये इस पदगत दोष का ही क्या है? उपभेद मान लो। और वाक्यगत दोष में जहां एक ही शब्द को बदलने या बदलने से दोष दूर न हो, दोष दूर न हो। वाक्यगत दोष, जहां एक ही शब्द को बदलने से दोष दूर न हो, वहां वाक्यगत दोष होता है। वहां वाक्यगत दोष होता है। एक बिंदु तो ये ध्यान में रखना है
दूसरा बिंदु देखो, वाक्य कर्म। वाक्य में पदों का कर्म बदलने या एक से अधिक पदों को बदलने से यह दोष दूर हो जाता है। यह दोष दूर हो जाता है। वाक्यगत दोष, जहां एक ही शब्द को बदलने से दोष दूर न हो, वहां वाक्यगत दोष होता है। वाक्य में पदों का क्रम बदलने या एक से अधिक पदों को बदलने से यह दोष दूर हो जाता है। उदाहरण देखो, और उदाहरण में देखो, जैसे मान लो ये मैं कहूं कि माँ हरि की ने कहा। माँ हरि की ने कहा। अब यहां देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि माँ हरि की ने कहा। वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं है, तो क्या होगा? हरि की माँ ने कहा, ये हो गया। यानी पदों का क्रम बदला हमने। यहां पहले माँ था, माँ के स्थान पर हम क्या लेके आए? हरि। ये की था, ये हरि के बाद था, और माँ शब्द है वो पहले था, वो हमने की के बाद लेके गए। यानी इस माँ को हमने कहाँ रखा? यहां रखा। यानी इसका जो पद कर्म है वो हमने बदला, और तब क्या हुआ? दोष दूर हुआ। ऐसा जहां होता है वहां वाक्यगत दोष होता है। फिर देख लो अर्थ दोष। अर्थ दोष में देखो, अर्थ दोष में नाम से स्पष्ट है कि अर्थ में पाया जाने वाला दोष अर्थ दोष कहलाता है। अर्थ में अर्थ दोष, अर्थ में पाया जाने वाला दोष अर्थ दोष कहलाता है। अर्थ दोष कहलाता है। यानी ये ध्यान रखना है कि देखो शब्द दोष में हमने देखा था कि या तो जिस शब्द में दोष है उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने से वह दोष दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जिस शब्द में दोष है उस शब्द के स्थान पर, उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर भी दोष दूर नहीं होगा। दोष दूर नहीं होता है, वहां अर्थ दोष होता है। अर्थ दोष होता है, ये आप ध्यान रखें। अर्थ दोष में इतना ही ध्यान रखना है कि अर्थ में पाया जाने वाला दोष अर्थ दोष कहलाता है, और जिस शब्द में अर्थ दोष होता है, अर्थ दोष जहां है
उस शब्द में उसका पर्यायवाची रख दो, चाहे समानार्थी शब्द रख दो, तो भी वह दोष बना रहेगा। इसके बाद देखो अगला, और अगला है रस दोष। तीसरा प्रकार हमारा कौन सा था? रस दोष। ये देखो, पहला पदगत दोष या शब्द दोष, इसमें ही एक उपभेद और लिया था हमने, वाक्यगत दोष। फिर देखो अर्थ दोष और फिर रस दोष। ये तीसरा हमारा भेद है, रस दोष। रस दोष में हम देखेंगे, और इसमें लिख लो, जहां भाव व्यंग्य न होकर स्वयं अपना ही वर्णन करने लगे, अपना ही वर्णन करने लगे। जहां भाव व्यंग्य न होकर स्वयं अपना ही वर्णन करने लगे, वहां रस दोष होता है, रस दोष होता है। यानी दूसरी बात ये कहें कि रस की अनौचित्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही रस दोष कहलाती है, रस दोष कहलाती है। यानी किसी रस की अनुचित अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? रस दोष कहलाती है। ये हमारे तीन दोष में, दोष के तीन प्रकार, ये हमारे दोष के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार। तीनों प्रकारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। कल पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दोष और उनके उदाहरण।